देखिए ये चैप्टर होने के बाद ना मैं एक दो चैप्टर आपको ऐसे कराऊंगा जो काफी कूल है और वो इजीली हो भी जाएंगे। मतलब जितना लोड आपने इन चैप्टर्स में लिया है ना, आने वाले 3 4 चैप्टर में लोड नहीं लोगे, क्योंकि वो चैप्टर मैं अभी नहीं कराऊंगा। इसके बाद वाले में वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, ये वाले चैप्टर करेंगे मैथ्स में। जी। सर एक सेकंड दीजिए। राजा सर ने क्लास ली थी आपकी आज? आज रात में लेंगे सर वो। कितने बजे? आपके बाद। जस्ट बात। मैं 10 15 मिनट डिले करके। चलिए मैं कॉल करूंगा सर को, अभी थोड़ी देर बात करूंगा उनसे। वी आर प्लानिंग ऑर्गेनाइज इशू हैंडलिंग सेशन। बता रहे हैं आप मुझे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ रेहा। जी सॉरी। वो मैं गलती से लीव हो गया। मैं बोल रहा था कि रजा सर रात में लेंगे। वो नहीं, आप कुछ कह रहे थे कि सर 1 मिनट रुक जाइए, वो हो गया 1 मिनट पढ़ाओ। सर मेरा पेन नहीं मिल रहा। मैं भेजू पेन? है नहीं मेरे पास। मेरे पास बहुत पेन है, देखो। दिख रहे हैं? पार्सल कर दीजिए। मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन कराया था, फिर मैंने हेडिंग लगाई थी वीक स्कोर विलेज कर। डलाई थी। जी। आवाज मेरी ब्रेक कर रही है क्या? आपकी आवाज़ दूर से आ रही है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी व्हीट स्टोन ब्रिज करके। जी तो सर, मुझे एक सेकंड दीजिए। ओके ओके ठीक है, ले आई। मेरा पेन शायद से वैक्यूम क्लीनर के अंदर है। किसके अंदर? वैक्यूम क्लीनर। वाह। जी। जी सर। करें शुरुआत? हाँ। मैंने कल आपको जाते वक्त तक हेडिंग लिखाई थी कि आप एक हेडिंग डालिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। आपने डाली? ये डाली है। ठीक है। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजने वाला था,
तो आप अब मुझे बता दीजिएगा कल सुबह वाली क्लास में, तो मैं आपको वो क्वेश्चन कल सुबह भेज दूंगा। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन डेवलप होती है वो कब होती है? आपके पास एक पोटेंशियल यहां से आया, वो पोटेंशियल दो जगह डाइवर्ट हो गया, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। ठीक है। उसके बाद जी। में यहां से पोटेंशियल आपका ऐसे गया, यहां तक आया, और यहां से फिर स्ट्रेट निकल गया। सिमिलरली ऐसे जाएगा यहां तक, और फिर ऐसे निकल जाएगा। तो क्या होने वाला है, यहां पर लगा होता है आपका एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप इस जी। डायग्राम को एक और तरीके से देखोगे ना, तो आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ये, और ये। तो क्या होगा, होगा ये कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3, और इसकी वैल्यू है R4। ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है यहाँ से यहाँ तक, क्या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दिस इज द हेडिंग, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, आपको मैंने बताया था जब भी पैरेलल होता है ना कंडीशन, तो पैरेलल कंडीशन में एक चीज होती है, आपका जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। तो जो पोटेंशियल आपके वायर में यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। यानी कि अगर मैं पॉइंट मानता हूँ, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये दो पॉइंट है आपके सी और डी। ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट आ रहा है, करंट आने के बाद दो जगह जाएगा, इधर भी और इधर भी। लेकिन जो पोटेंशियल होगा ना, सेम पोटेंशियल इधर जाएगा और सेम पोटेंशियल इधर जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पोटेंशियल है VC और यहाँ पोटेंशियल है VD, और दोनों पोटेंशियल आपके इक्वल हो जाएं, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? करंट के फ्लो की प्रॉपर्टी तो ये है ना कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर लोअर जाता है, पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अगर दोनों जगह सेम पोटेंशियल हो गया, VC और VD के बीच में, तो क्या इसके बीच में से कोई करंट जाएगा? नहीं। कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो आपने रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया है, इसमें कोई करंट नहीं जाता। करंट ना जाने की वजह क्या होती है, क्योंकि VC और VD दोनों जगह सेम पोटेंशियल हो जाता है। तो आप लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, व्हीट स्टोन ब्रिज इज द कंडीशन, इज द कंडीशन अराइजेस व्हेन देयर इज अ resistance between the same potential point, सेम पोटेंशियल पॉइंट के बीच। ठीक है। उससे क्या होगा, ये होगा तभी जब आपका R1/R2 का रेशियो बराबर होगा R3/R4 के। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ना, तो बीट स्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। फिर आपको उस सवाल को वहां करंट भेजकर लूप लगा कर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, R1, और ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, और ये रेजिस्टेंस है R4। तो आपका इस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इस और इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आना चाहिए।
आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये, देयर विल नो करंट इज पासिंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर, और गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटा भी करंट अगर पास कर रहा होता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया यहाँ। आपके लैब में एक्सपेरिमेंट भी होगा इसका, तो आपको गैल्वेनोमीटर लगाकर चेक करा के दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है। कितना है? 1 2 3 6। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना है बीच में? 17 ओम। देखिए, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर ए। ये पोटेंशियल पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये भी एक रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस ये है। एक रेजिस्टेंस ये है। और एक रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 1 ओम। ये वैल्यू है 2 ओम। ये वैल्यू है 3 ओम। और ये वैल्यू है 6 ओम। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 17 ओम का। ठीक है। और आपसे सवाल में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसमें क्या करने वाले हैं। आपको पता है जो करंट यहाँ से आएगा, ये जो पॉइंट सी और डी है, इनका रेशियो चेक करो। इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3 और इसको मान लो R4। और चेक कीजिए क्या R1/R2 का रेशियो बराबर है R3/R4 के। R1 की वैल्यू 1, R2 की 2, R3 की 3, R4 की 6। ये हो जाएगा 1/2। ये भी 1/2। दोनों जगह 1/2 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो जाएगी। व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो जाएगा। अप्लाइंग ऑन दी अबव क्वेश्चन, इस पर ही अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे यहाँ से। और हटने के बाद जो आपका डायग्राम दिखेगा वो किस तरीके का दिखेगा? ये 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 और ये। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम। इसकी वैल्यू है 3 ओम। इसकी वैल्यू है 2 ओम। और इसकी वैल्यू है 6 ओम। अब देखिए, इसमें जो ऊपर के दो रेजिस्टेंस थे वो सीरीज में थे, 1 और 3 ओम वाले। ये बन जाएगा 4 ओम। और ये बन जाएगा 8 ओम। तो ऊपर वाला है आपका 4 ओम और नीचे है आपका 8 ओम। आप यहाँ पर दो रेजिस्टेंस अब पैरेलल में लगे होते हैं, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि आर इक्विवेलेंट। बताएंगे फॉर्मूला क्या है? पैरेलल का। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं उनका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था मैंने। वैसे तो फॉर्मूला होता है 4 into 8। 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन मैंने फास्ट जी। फॉरवर्ड तरीका बताया था, इसी से सॉल्व करके। इन्हीं को फॉर्म R into 1, R into R2 by आर R1 वन plus R2। इंटू R2 फॉर्म R1 प्लस R। R1 plus R2। ये हो जाएगा 4 × 8 अपॉन 4 + 8।
तो ये हो जाएगा 32/12। 8 × 32 / 12, काट लीजिए, 8/3 आ जाएगा। ओ, ठीक है। जी। सवाल समझ में आया आपके, कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को? हाँ। क्लियर है? जी। एक सवाल मैंने कल कराया था आपको शायद। जी। ठीक है, एक सवाल और लिखिएगा। लिख रहे हैं या मैं लिखा दूं? लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर ओम। स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल आर। if if it is melted and stretched into n times, if it is melted and stretched into n times, to its original length, then its new resistance will be, then its new resistance will be। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये आपके पास एक वायर है, देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं आप? जी जी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, वो है ए। जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ना, उसकी रेजिस्टिविटी ले लो रो, और लेंथ ले लो एल। अब उसने क्या किया, इसने इसको स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करके कितना गुना कर दिया? एन टाइम्स। एन टाइम्स कर दिया। जो लेंथ है वो कितनी हो गई? एन टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल लेंथ। तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? ओरिजिनल एरिया का 1/n टाइम्स। क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? मटेरियल तो वही रहेगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना, मैं अगर एल्यूमिनियम को खींचूं और सोना बन जाए, वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जी। तो आपका जो रेजिस्टिविटी होती है, इसे आप रो से दिखाते हो, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, और ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो दिखाता है वो टेम्परेचर दिखाता है। तो टेम्परेचर तो यहाँ चेंज हो नहीं रहा, सवाल में उसने कहीं नहीं बोला। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। जी। तो क्या होगा देखिए, आपने जो रेजिस्टेंस आर निकाला है, बेसिकली जो रो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये आपका पुराना रेजिस्टेंस है। अब आप नया रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नए रेजिस्टेंस को लिखेंगे आर डैश। इसकी रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ है ना वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एन टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल लेंथ। और जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? एरिया अपॉन एन। आ रही है बात समझ में? जी। इस नीचे वाले एन को आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन ए। अब ये रो एल अपॉन ए क्या होता है बताएंगे? रो एल अपॉन ए आर। ये पुराना वाला रेजिस्टर। रेजिस्टेंस है, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के।
आई बात समझ में? जी। नोट कर लीजिए। आप समझ रहे हो एक बात यहाँ पे? आपका अगर एम सिर्फ और सिर्फ करंट को फ्लो कराना है, आप एक काम करो, आप सोचोगे मेरा वायर है, वायर खींच तो सकता है, डक्टाइल होता है, तो अगर कहीं वायर नहीं पहुंच रहा तो मैं उसको खींच लूँ और खींच के पहुंचा दूँ, पहुंच तो जाएगा वो खींच कर। लेकिन आपको पता है ना उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा, जब लेंथ बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो रहा है और लेंथ बढ़ रही है। दोनों कंडीशन में लेंथ बढ़ेगी तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया कम होगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर आप उसी वायर को खींच कर उसकी जगह लगाओगे। जी। जी। लिखिएगा, एक और सवाल लिखिएगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice of its original length. Stretched to twice of its original length. फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। Then the resistance of the stretch wire will be। बिना सॉल्व करे आंसर बताएंगे इसका? सवाल समझ में आया आपके या नहीं? हाँ। एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, मैंने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच कर कर इसकी लेंथ को दो गुना कर दिया, यानी पहले लेंथ थी एल। पर इसका एरिया A/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो सब तो देखो बहुत लेंथी मेथड है। वैसे एरिया यहाँ ए है तो यहाँ पर A/2 हो जाएगा। अभी आपको मैंने एक फार्मूला ड्राइव कराया है जस्ट अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि अगर आप स्ट्रेच कर आर रहे हो तो टू नया एन। रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। एन स्क्वायर का मतलब आपने डबल किया था, डबल का स्क्वायर इंटू पुराना रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, दिस इज 60। 16 ओम। दिस इज आवर आर डैश। जी। ठीक है। हाँ। ठीक है, एक सवाल और लिखिएगा। A wire of a certain material is stretched. A wire of a certain material is stretched slowly by 10%.
स्लोली बाय 10%, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस then its new resistance and specific resistance become and specific resistance become then its new resistance and specific resistance become। कुछ समझ में आया सवाल वगैरह आपके? नो। हाँ, चलिए मैं समझाता हूँ। एक एक बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से, जिसकी लेंथ है मान लीजिए L, और एरिया होगा A। आपने इसको स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करके सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ाया, 10% बढ़ के कितना हो जाएगा वो, जो उसकी लेंथ है वो एल से बढ़ेगी 10%, तो वो हो जाएगी 1.1 टाइम्स ऑफ द एल, हो जाएगी। जी। यानी कि कितनी बड़ी लेंथ? 0.1। 0.1। ओवरऑल कितनी हो गई? 1.1। जी। तो आप आर इज इक्वल टू लिखिएगा, नया रेजिस्टेंस वही एन स्क्वायर इंटू आर। अभी जो एन स्क्वायर है इसकी जगह आप रख दीजिए नई वैल्यू, वो हो गई ना 1.1 टाइम्स ऑफ द आर। 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21 टाइम्स ऑफ द आर। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 1.21 टाइम्स ऑफ द आर आएगा। ठीक है। जी। एक और चीज उसने बोली है यहाँ पर, सेकंड नंबर पर, कि आपको बताएं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। नाम सुना है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है? सुना है बस नाम। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? पता नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को ही बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी खींचने पर बदलती नहीं है। रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। आई बात समझ में? जी। नोट कर लीजिए इसको, ये बाद में ही करेंगे। बाद में। नहीं, अभी कर लेता हूँ। जी। ठीक है, एक सवाल और लिखिएगा। बोलूं? हाँ। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर of length 10 meter and the radius and the radius 10 to the power minus 2
10⁻²। ऐसे लिखिएगा। रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है 10⁻², √π। इसका ये लिख लीजिएगा और ये मीटर में है। लिखा। जी। हैज इलेक्ट्रिकली हैज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखिएगा, हैज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हैज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन। द करंट डेंसिटी इन द वायर, द करंट डेंसिटी इन द वायर for an electric field strength of, for an electric field strength of 10 volt per meter। 10 वोल्ट पर मीटर। लिख लिया। जी। एक बार सवाल को रीड कर लीजिए आप, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। जी। एक कॉपर वायर दे रखा है आपको, उसकी लेंथ है और रेडियस है, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो उससे आप निकालेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट डेंसिटी आ जाएगा। तो बेसिकली उसने निकलवाया क्या है, करंट डेंसिटी निकलवाया है। अभी ऐसे मैंने बोला तो कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं आपको नोट नोट करके समझाता हूँ। देखिए आपके पास में एक कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर की आपको रेजिस्टिविटी नहीं पता, लेकिन जो पता है वो ये है कि उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है 10⁻²/√π। यही है। जी। तो देखिए क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी निकालने का। ρL/A जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी आएगी वो आएगी R × A/L। अब आपको एरिया नहीं दे रखा, तो पहले आप एरिया निकाल लो। एरिया जो होता है वायर का वो होता है πr²। पाई को पाई रहने दो, और R² की जगह आप रखो 10⁻²/√π, इसका होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 10⁻⁻4 π/π। पाई से पाई कैंसिल, तो जो आपका एरिया आएगा वो कितना आएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब आपको रो निकालना है। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, एरिया कितना है 10⁻⁻4, और एल की वैल्यू भी आपकी 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिव सॉरी रेजिस्टिविटी जो आएगी वो कितनी आएगी, वो टेन टू दी आएगी पावर टेन टू दी माइनस। पावर -4। इसकी जो यूनिट है वो आप देख लीजिएगा क्या होती है। अब आ जाते हैं, कैसे यूनिट होगी देखिए, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है वो कंडक्टिविटी होती है, इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। वो होती है 1/रो के, यानी कि वो हो जाएगा 1/10⁻⁻4। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। अब ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमें निकालनी है करंट डेंसिटी जो को होती है जे। जे को लिखते हैं हम सिग्मा इंटू ई के बराबर, और आपको सिग्मा और ई की वैल्यू दे रखी है। सिग्मा आपने निकाला 10⁻⁴, ई आपको दे रखा है 10। तो फाइनली जो करंट डेंसिटी आएगी आप, वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁵। ठीक है। जी। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पेयर/मीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आया या जी बोल दिया आपने लास्ट में बस। समझ में आ रहा है।
आ रहा है तो वेरी गुड। देखिए इस सॉल्यूशन को लिख लीजिए आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सर मैं बाद में लिखूंगा। थक गए क्या? जी। ठीक है तो आप लीव कर सकते हैं। देखिए कभी क्या होता है, मैं रेहान आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हमारे यहाँ खाना लेट मिलता है। घर पे नहीं हूँ ना मैं। और जी। मैं हॉस्टल गया था खाने, पहली मरतबा मैं रह रहा हूँ। मुझे यहाँ के तरीके अभी थोड़ा अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही है। अपनी क्लास में लेट हो गया। नो प्रॉब्लम सर। वैसे रोज नहीं होऊंगा, लेकिन मैं 5-10 मिनट ही लेट होऊंगा, उससे ज्यादा नहीं होऊंगा। आज मैं बाहर चला गया था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। जी मैं बस पूछ रहा था क्योंकि आप यूजुअली छः नहीं नहीं बजे नहीं, वो लेते हैं कोई ना। बात नहीं, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से बता रहा जी। हूँ। मुझे मैसेज करना तो चाहिए था सर लेकिन मेरे पास फोन नहीं था। मैं 15 को नेक्स्ट मंथ हम्म। उम्रा करने जाऊंगा। माशाल्लाह। तो मैं उधर एक हफ्ता नहीं 6 दिन रहूंगा, तो फिर मैं 6 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट वीक ना? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, अगस्त को 15। नेक्स्ट मंथ? जी जी, नेक्स्ट मंथ 15। तो हमें थोड़ा पहले खींचना पड़ेगा या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी चीज़? आप फ्राइडे को क्लासेस ले सकते हैं। हाँ हाँ, ले सकता हूँ। यही हो जी। अब तो मुझे कोई काम नहीं है करने को। आप मुझे जब तो बोलोगे मैं क्लास ले लूंगा। आप फ्राइडे को आप 5:30 फ्री रहते हैं क्या? 5:30 मेरी एक और क्लास रहती है, पहले ले लेंगे। अच्छा, उससे पहले वो रजा सर का होता है। मैं रजा से बात कर लूंगा, वो 5:30 पे कर लेगा। अच्छा ओके। ठीक।